गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अप्लाइड फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है एनर्जी। उसका सब टॉपिक काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी जिसको हम हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है। इन फिजिक्स the capacity for doing work is called as energy. It may exist in any form of energy. It may be in potential energy, kinetic energy, mechanical energy, chemical energy, etc. Generally, it is donated by capital E. SI unit of energy is joule and CGS unit of energy is earth. Energy is always conserved. It converts to one form of energy to another form of energy during any process. Means फिजिक्स में जो एनर्जी की डेफिनेशन है वो ये दी गई है कि किसी भी काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा, एनर्जी। जो एनर्जी है हमारी ऊर्जा है वो हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। और एनर्जी को हम डिनोट करते हैं जनरली कैपिटल ई से। अगर सिर्फ एनर्जी की बात की गई है, अगर कुछ स्पेसिफाई बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, तो हमारे जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर जनरली हम एनर्जी को लिखें तो हम उसे कैपिटल ई से लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है जूल और सीजीएस यूनिट होती है अर्थ। ओके। और एनर्जी जो होती है वो हमारी हमेशा कंजर्व रहती है। कोई भी काम हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसमें चेंज सिर्फ ये होता है कि एनर्जी जो है वो अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये नहीं होता कि एनर्जी ख़त्म हो गई। एनर्जी को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो है हमारी वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। और अगर हम इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास आती है N1 L2 T-2, वही डायमेंशन जो हमारी वर्क की आती है। और यहाँ से हम देखेंगे तो वर्क के लिए भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि वर्क के लिए भी जो हमारी यूनिट आई थी वो क्या आई थी, जूल आई थी। और एनर्जी के लिए भी हमारी यूनिट जो आ रही है वो जूल है। तो दोनों की डायमेंशन भी सेम है। अब हम आगे पढ़ेंगे। एनर्जी कई तरीके की होती है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है। तो बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, काइनेटिक एनर्जी से। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो हम उसके लिए डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, हम उसके न्यूमेरिकल्स कैसे कर सकते हैं, कैसे हम काइनेटिक एनर्जी को समझ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट causes due to its motion, or we can say the energy of an object because of its, or the energy gained by object from its state of rest to motion। मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी है वो जो किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से, उसके गति की वजह से है। या ये हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्टैटिक था, स्थित मतलब रुका हुआ था, और अगर वो मोशन करने लग जाए तो जो उसमें एनर्जी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। इसको हम डिनोट करते हैं के ई से, कैपिटल के कैपिटल ई।
having mass m moving with velocity v, then kinetic energy is equals to half mv square, where m is mass and v is velocity. मीन्स कि कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने कितना कंसिडर किया है स्मॉल m, और हमने ये माना है कि वो स्मॉल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो हमेशा कितनी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जब भी हमें लिखनी हो हम बिना सोचे समझे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन में ही हमने ये पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने की वजह से जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हमेशा हम काइनेटिक एनर्जी की जब भी बात होगी हम सीधे फॉर्मूला लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करके देखते हैं यूजिंग एलजेब्रा। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, वी स्टार्ट विद द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड देन यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को करने के लिए स्टार्टिंग हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, फिर हम यूज़ करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हमने पिछले शायद सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, गति के समीकरण। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वर्क का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एफ डी कॉस थीटा। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारे पास वर्क का सीधा फॉर्मूला क्या आएगा, एफ डॉट डेल्टा एस। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है वर्क, के क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, एफ क्या है जो हमने फोर्स अप्लाई किया है किसी बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए, और डेल्टा एस क्या है कि कितना डिस्प्लेसमेंट फोर्स अप्लाई करने के बाद में ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। ठीक है, ये हमारे लास्ट लेक्चर से चीज़ क्लियर है कि डब्ल्यू क्या होगा, एफ डेल्टा एस, वेयर डब्ल्यू इज वर्क डन, एफ इज अप्लाइड फोर्स एंड डेल्टा एस इज डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम न्यूटन की गति के समीकरण पे जाएं, तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पे जाएं, तो हमने सेकंड पढ़ा था, इक्वेशन क्या पढ़ा था, एफ इज इक्वल्स टू के डी पी ओवर डी टी। ठीक है, यही पढ़ा था कि जो अप्लाइड फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, और उसको हमने आगे सिंप्लीफाई करके पढ़ा था, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो वहाँ पे हम यही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ की जगह पे हमने क्या लिखा, एम इंटू ए, और डेल्टा एस की जगह पे हमने डेल्टा एस लिखा। अब इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 लिख के और हमने इसको रखा। उसके बाद हम अब जाते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ओके, तो उसमें हम इक्वेशन पढ़ते हैं थर्ड कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन, और डेल्टा एस क्या है डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर हम इसको यहाँ से ए डेल्टा एस की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ए डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारी क्या आ रही थी, डेल्टा के इज इक्वल्स टू एम ए डेल्टा एस। ओके, और इक्वेशन 2 हमारी क्या आ रही है, ए डेल्टा एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम इक्वेशन 2 से ए डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा के इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
अब हम सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो गया हमारा, डेल्टा के इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। और हमने जैसे पहले भी पढ़ा था स्टार्टिंग में जब काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी के मूवमेंट में होने की वजह से, मोशन में होने की वजह से होती है। मीन्स कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, स्टैटिक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कितनी होगी, ज़ीरो, क्योंकि वो मोशन ही नहीं कर रही। और फॉर्मूले से भी अगर हम करके देखें तो जब वो मोशन नहीं कर रही तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ज़ीरो। हाफ एम वी स्क्वायर में हम लगाएंगे तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ज़ीरो। तो हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया कि जो ऑब्जेक्ट था वो स्टार्टिंग में रुका हुआ था, फिर वो मोशन में आया। तो यहाँ पे u क्या थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी और v क्या थी हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है कि जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, स्टार्टिंग में रुका हुआ था, स्टैटिक था। स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो उसके लिए u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पे हम u की वैल्यू जैसे ही ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये देखो यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। ओके, अब एक बार हम क्विक देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने स्टार्टिंग की एनर्जी से, कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी के लिए हमने पढ़ा द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब किसी भी काम करने की क्षमता को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी। इसका SI सिस्टम में जो यूनिट है वो है जूल, CGS में अर्थ। और अगर हम इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करके देखें, डायमेंशन निकाल के देखें, तो वो हमारे पास आएगी m1 L2 T माइनस 2। एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ना तो हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम ख़त्म कर सकते हैं। बस क्या होता है कि कोई भी अगर हम प्रोसेस देख रहे हैं तो उसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे हमने कंसिडर किया था कि कोई एक ऑब्जेक्ट पहले स्टैटिक था, फिर वो मोशन में आया। स्टैटिक था तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही वो मोशन में आएगा धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी। तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी से जो हमारा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अगर कोई चीज़ मोशन में है और धीरे धीरे वो रुक रही है और लास्ट में जाके वो रुक जाती है, तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। ऐसे ही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लेकिन एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही क्रिएट की जा सकती है। तो एनर्जी एक कंजर्व क्वांटिटी है। इसके लिए आगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की सिंपली डेफिनेशन जिसको हम समझ सकते हैं सीधे सीधे, वो ये है कि किसी भी बॉडी के मूवमेंट में होने की वजह से, किसी भी बॉडी के मोशन में होने की वजह से जो बॉडी की एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और इसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको हम डिनोट करते हैं के डॉट ई। काइनेटिक एनर्जी के लिए जब भी बात की जाएगी हम सीधे फॉर्मूला लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया किस किस का यूज़ करके, न्यूटन सेकंड लॉ का, वर्क एनर्जी थ्योरम का और काइनेमेटिक्स इक्वेशन का। यहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया, W इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा एस, क्योंकि हमने W क्या पढ़ा था, एफ डी कॉस थीटा। और अगर हम ये कंसिडर करें कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो थीटा ज़ीरो हो जाएगा। तो सीधे फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस या एफ डेल्टा एस। और न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एफ होती है एम इंटू ए। तो यहाँ पे हमने वापस वही किया था, फोर्स की जगह पे हमने यहाँ रख दिया एम इंटू ए, इसे इक्वेशन 1 लिखा। फिर हमने इक्वेशन यूज़ की वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a डेल्टा एस, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्टेंस। यहाँ से हमने a डेल्टा s की वैल्यू निकाली और फिर हमने यहाँ से इनको यूज़ करके हमारे पास ये फॉर्मूला बना डेल्टा k इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ यू स्क्वायर एम यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ये कंसिडर किया था कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो पहले स्टैटिक था, फिर मोशन में आया था, तो यू की वैल्यू हमारी 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास सीधा क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने ये माना है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है। इफ अ ऑब्जेक्ट हैविंग मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने अभी पिछला जो भी पढ़ा उसमें हमने बार बार एक ही चीज़ पढ़ी कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी किसी चीज़ की लिखनी है, पता करनी है, तो सिंपली फॉर्मूला हम लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों चीज़ें दी हुई है हमें, एम की वैल्यू 10 kg और वी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। तो सीधे हम यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 जूल। ओके, तो इस लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बाद में हम लास्ट में इन सभी एनर्जीज के वर्क्स के सबके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।